हेलो एवरीवन। आज ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं एकदम क्विक रिवीजन कराऊंगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। नो डाउट ये एक्ट 1961 का है, बट उसके बाद 2017 में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आए थे, तो हम सीधा अमेंडमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक वीडियो है, एकदम छोटा सा वीडियो मैंने क्विक रिवीजन के नाम पे बनाया, तो आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर चाहे आप एलएलबी कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। ठीक है, और ये वीडियो में जो मैंने नोट्स बनाई है वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप ये नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ना ये क्यों बनाया गया, तो उसका मेन इंटेंशन था कि जो मदर है और उसका जो बच्चा है, ये दोनों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और हेल्थ बेनिफिट्स के नाम पे ये पर्टिकुलर एक्ट को फ्रेम अप किया गया था और गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो देखो, कोई भी माइंस या फैक्ट्रीज या सर्कस इंडस्ट्री या शॉप्स या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर वर्कर 10 और मोर, तो 10 या 10 से ज़्यादा अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो ये आपको याद रखना है। सो लास्ट 12 मंथ्स में, ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर को क्रॉस कर देता है, ठीक है, 10 और मोर ये नंबर क्रॉस कर देता है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो ये नंबर आपको याद रखना है यहाँ पे कितना, 10 और मोर। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ वेजेस। अब यहाँ पे क्लियर कट एक्ट में लिखा है कि वुमन जो भी होगी, जो प्रेग्नेंट वुमन होगी, उसको पेड वेजेस मिलेगा। मतलब अगर वो छुट्टी पे भी जाएगी तो भी उसको वेजेस तो वो एम्प्लॉयर डेफिनेटली पे करेगा। अब वेजेस पे करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि वेजेस के कैलकुलेशन में फिर क्या क्या काउंट करना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा। तो इंक्लूड क्या क्या करना है, तो कैश अलाउंसेस काउंट करना है, इंसेंटिव बोनस काउंट करना है ये याद रखना, इंसेंटिव बोनस ही होना चाहिए, और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स ये काउंट होगा। हाँ, क्या काउंट नहीं होगा, तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आता है ओवर टाइम अर्निंग्स काउंट एक्सक्लूड करना है, पीएफ आपको काउंट नहीं करना है और ग्रेचुइटी आपको काउंट नहीं करनी है। तो तीन चीज़ आपको इंक्लूड करनी है और तीन चीज़ आपको एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, क्या इंक्लूड करोगे, कैश अलाउंसेस, इंसेंटिव बोनस, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या एक्सक्लूड करोगे, ओवर टाइम अर्निंग्स, पीएफ एंड ग्रेचुइटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेक्शन 4 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड्स। अब देखो, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे तो भले छुट्टी है, बट प्रीवियसली मतलब जब उसकी छुट्टी स्टार्ट होगी उसके भी कुछ दिन पहले उसको कुछ तो प्रिविलेज भी दिया जाएगा बाय एम्प्लॉयर। तो जैसे कि एम्प्लॉयर कैन नॉट एम्प्लॉय अ वुमन ड्यूरिंग द 6 वीक्स फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन। मतलब कोई भी लेडी, या तो जिसका डिलीवरी हुआ है, या तो उसका अगर मिसकैरेज हुआ है, या तो उसका मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है, मतलब अबॉर्शन हुआ है, उस केस में जिस दिन वो हुआ है वहाँ से 6 वीक, नेक्स्ट नेक्स्ट 6 वीक, तो अगर सपोज वो 1 जून को हुआ है, तो यहाँ से 6 वीक तक उस लेडी को, उस प्रेग्नेंट वुमन को कोई भी एम्प्लॉयर जॉब पे नहीं रखेगा। ठीक है, वुमन कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू हर एम्प्लॉयर, शी शैल नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ प्रिसीडिंग द पीरियड ऑफ द 6 वीक बिफोर द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली मेडिकल सिचुएशन है, तो अभी समझो जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है कि 1 जून एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, तो यहाँ से 6 वीक पहले, ठीक है, यहाँ से 6 वीक पहले जो भी पर्टिकुलर डेट आएगा, उस डेट से तो वुमन छुट्टी पे चली जाएगी। तो अगर हम लोग समझ लेते हैं कि ये डेट आता है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से तो उसका छुट्टी चालू हो जाएगा। लेकिन इसके भी पहले 1 मंथ, इसके भी पहले जो 1 मंथ होगा, यहाँ से मतलब 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक वुमन ऐसा बोल सकती है कि मुझे क्या करना है कि काम ऐसा मिलना चाहिए जो मेरे लिए ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ ना क्रिएट करे, या मुझे ज़्यादा
स्ट्रेस आए या स्टैंडिंग पोजीशन में अगर मेरा काम होता है तो वो सब काम से मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट अभी देखते हैं, तो ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर। अभी देखो एम्प्लॉयर किसको काउंट करेंगे हम लोग, तो जो कोई भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के केस में पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सन को अपॉइंट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, दैट पर्सन दैट जो भी इंडिविजुअल होगा उस पर्सन को गिना जाएगा कि वो एम्प्लॉयर है। लोकल अथॉरिटी के केस में अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलिंग इंचार्ज, या तो फिर सीईओ अगर कोई अपॉइंटेड नहीं है तो। इन अदर केस अ पर्सन हु होल्ड्स अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन सिचुएशन में वो जो भी पर्सन इन शॉर्ट जिसका कंट्रोलिंग पावर है, जिसके हाथ में कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉयर, ओके। नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन, तो इंडिया में गवर्नमेंट ड्यूल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड एंड रेलवेज, ये सब के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब लोग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास कंप्लेन करने जाएंगे, और बाकी सब जो बचते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। क्या लिखा है देखो, अब यहाँ पे लिखा है ये सारे बस बेनिफिट्स इधर ही आ जाते हैं, तो ये आपको जो 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, बस मैक्सिमम एक्ट यही है, तो ये 9 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, वुमन इज एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट एट द रेट ऑफ द एवरेज डेली वेज। जो भी वुमन है वो जब छुट्टी पे जाएगी तो उसको जो पेड लीव होगा उसके ऊपर उसको सैलरी मिलेगा, वो जो भी सैलरी उसको दिया जाएगा ना वो उसका एवरेज सैलरी होगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा, एवरेज सैलरी होगा। तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करेगा, 3 मंथ्स की सैलरी गिनेगा और उसके ऊपर फिर उसका एवरेज निकालेगा, और अकॉर्डिंगली उसको मिनिमम वेजिस के हिसाब से जो भी रेट आता होगा या एवरेज सैलरी जो भी आता होगा अकॉर्डिंगली उसको वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं पॉइंट बता चुका हूँ, पॉइंट नंबर 2 जो ऊपर है कि भाई 1 मंथ प्रिसीडिंग क्या वो क्या कर सकती है कि भाई काम मेरे को हो सके तो वर्क फ्रॉम होम दे दो, या स्टैंडिंग आवर्स वाला काम है, स्टैंडिंग पोजीशन वाला काम है, तो ये काम करने से मुझे रिलीफ दो, मेरे को सिटिंग जॉब, डेस्क जॉब दे दो, वो रिक्वेस्ट कर सकती है, एम्प्लॉयर उसको मना नहीं करेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 80 डेज, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी को मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए लायबल है तो सबसे पहली कंडीशन जो वुमन को फुलफिल करनी है, उसने लास्ट 12 मंथ्स में कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में 80 डेज तो काम किया होना चाहिए। कम से कम कितना दिन काम करना पड़ेगा, 80 डेज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कम से कम 80 डेज काम कर लेते हो एज अ वुमन तो आप एलिजिबल हो जाते हो मैटरनिटी बेनिफिट मांगने के लिए, ओके। एज पर 2017 रूल्स करंट बेनिफिट कितना दिया जाता है, 26 वीक का बेनिफिट दिया जाएगा। तो 26 वीक का बेनिफिट होगा जिसमें प्री और पोस्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जो प्री होगा वो 8 वीक का बेनिफिट होगा और जो पोस्ट होगा वो 18 वीक का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो प्री एंड पोस्ट को डिवाइड कर दिया, ओके। ये जो भी 26 वीक का बेनिफिट है, ये 26 वीक का बेनिफिट फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए होते हैं। तो फर्स्ट बच्चा आया तो 26 वीक का बेनिफिट है, सेकेंड बच्चा आया 26 वीक का बेनिफिट है। लेकिन अब दूसरे बच्चे के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे फिर इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ मिलेगा 12 वीक्स। तो अगर सपोज थर्ड बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ 12 वीक का बेनिफिट मिलेगा, और 12 वीक का जो बेनिफिट होता है उसको प्री 6 और पोस्ट 6 में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 8 और 18 है, वहाँ पे वैसे 6 और 6 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन 26 वीक का बेनिफिट है, बाकी बच्चे अगर पैदा होते हैं सेकेंड के बाद जितने भी तो उसमें 12 वीक का बेनिफिट मिलेगा। नाउ इफ वुमन डाइज देन द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टिल हर डेथ ओनली। अगर समझो डेट ऑफ डिलीवरी हो गई, मतलब डिलीवरी हो गया, उसके बाद विद इन 10 डेज में ही वुमन की डेथ होती है, तो पूरा फिर पोस्ट का जो 18 वीक्स का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 दिन का मिलेगा। अगर वो 2 वीक सर्वाइव करेगी तो 2 वीक का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इफ वुमन डाइज बट अ चाइल्ड इज अलाइव देन ऑल्सो एन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू प्रोवाइड मैच्योरिटी बेनिफिट। कभी कभी ऐसा होता है कि वुमन की डेथ हो गई बट बच्चा जिंदा है, तो भले बच्चा जिंदा है माँ जिंदा नहीं है, फिर भी पूरा का पूरा 18 वीक का बेनिफिट दिया जाएगा।
हम मानते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट है तो बच्चे को क्यों देना है, नहीं बच्चे को भी देना पड़ेगा। अब उसकी माँ भी नहीं है तो उसको ये 18 वीक का पूरा बेनिफिट मिलेगा। एंड इफ अ चाइल्ड ऑल्सो डाइज देन द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड अप टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉम की डेथ हो गई, फिर बच्चा जिंदा है, तो अज्यूम कर लो कि बच्चा जब तक जिंदा है या उसको सर्वाइव वो कर जाता है तो पूरा 18 वीक का बेनिफिट लेके जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की भी डेथ सपोज 6 वीक्स में या 5 वीक्स में हो जाती है तो फिर उसको उतना ही बेनिफिट दिया जाएगा। एंड इन केस ऑफ अडॉप्शन, अगर कोई बच्चा अडॉप्ट होता है तो उसको 12 वीक का ही बेनिफिट मिलेगा उस वुमन को, ठीक है। और एज का भी क्राइटेरिया है कि भाई लेस देन 3 मंथ्स की एज होनी चाहिए उस बच्चे की, तो ही 12 वीक का बेनिफिट मिलेगा ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक आता है सेक्शन 6, नोटिस ऑफ द क्लेम फॉर मेटर्निटी बेनिफिट। अब देखो नोटिस ऑफ क्लेम क्या है कि भाई जब वुमन बेनिफिट मांगने जाती है तो उसको पहले एक नोटिस भी देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि भाई मेरा मेटर्निटी लीव है, मैं इस दिन से छुट्टी पे जाऊंगी, वो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, बट अगर आप बताओगे जाओगे तो इन एडवांस दैट इज़ वेल एंड गुड। तो पहला रूल क्या है, वुमन विल फॉरवर्ड एन नोटिस टू एन एम्प्लॉयर, भाई अपने एम्प्लॉयर को नोटिस भेजना है। वुमन कैन स्टेट्स दैट द अमाउंट शुड बी पेड टू हर और नॉमिनी, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट भी करेगी कि इतना मेटर्निटी बेनिफिट मेरा होता है, और वो अपना नाम लिखेगी कि ये मुझे मिलना चाहिए। और अगर वो ऐसा भी लिख सकती है फॉर्म के अंदर, नोटिस के अंदर, कि मेरे नहीं होने पे मेरे नॉमिनी को, इस पर्सन को आप मेटर्निटी बेनिफिट प्रोवाइड करोगे। नोटिस मस्ट स्टेट दैट द डेट फ्रॉम विच शी विल बी एब्सेंट फ्रॉम द वर्क, वो कौन सी डेट से छुट्टी पे जा रही है वो भी मेंशन होना चाहिए। ओके, वुमन कैन फॉरवर्ड नोटिस इवन आफ्टर डिलीवरी, ये प्रोविजन भी है। एंड द अमाउंट ऑफ द मेटर्निटी बेनिफिट फॉर द पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के पहले, शैल बी पेड इन एडवांस ऑन सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 1 जून सपोज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है तो उसके पहले 8 वीक का बेनिफिट है, तो जब वो छुट्टी पे चली जाएगी, ठीक है, तो एडवांस में ये पैसा लेके जा सकती है। बस उसको खाली ये सबमिट करना है, प्रूफ देना है कि भाई मैं प्रेग्नेंट है, तो प्री का बेनिफिट वो जिस दिन छुट्टी पे जाएगी वहाँ से वो लेके जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अदर बेनिफिट क्या होते हैं, तो अदर बेनिफिट मतलब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी देखो कुछ कुछ बेनिफिट्स प्रिविलेज दिए जाते हैं, जैसे कि 2 नर्सिंग ब्रेक्स आर अलाउड ड्यूरिंग द वर्क टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 15। बच्चे को वो कैरी कर सकती है फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में, और 15 महीने तक जब बच्चा होगा, 15 महीने तक का, तब तक उस लेडी को, उस वुमन को 2 नर्सिंग ब्रेक दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एन एम्प्लॉयर must provide crutches facility within the specified distance if there are more than 50 और more employees, ये 7 कुछ नहीं है। ओके, तो अगर 50 या उससे ज़्यादा वर्कर है तो क्रचेस फैसिलिटी भी देना पड़ेगा, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बेबी सिटिंग फैसिलिटी। क्रचेस मतलब बेबी सिटिंग फैसिलिटी, वो या तो हो सके तो इन हाउस दो, या तो एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, एरिया स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होना चाहिए। उसमें भी जो क्रचेस होगा वहाँ पे लेडी, दैट वुमन 4 विजिट कर सकती है इन अ डे, बराबर, ड्यूरिंग दैट इज ऑल्सो वर्किंग आवर्स। एन एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले नोटिस रिलेटेड टू मेटर्निटी बेनिफिट इन इंग्लिश और द लोकल लैंग्वेज, ताकि लोगों को पता चले कि मेटर्निटी बेनिफिट के क्या प्रोविजंस है और क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट एक पार्ट आता है पेनल्टी। सो एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे अमाउंट ऑफ द मेटर्निटी बेनिफिट, तो क्या पनिशमेंट आएगा, तो अगर कोई एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता है मेटर्निटी बेनिफिट का तो उसको इम्प्रेजन मिलेगा 3 मंथ्स, जो जा सकता है अप टू 1 ईयर, एंड है ये, एंड फाइन भी लगेगा कितना, 2000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ तक का, बराबर। और अगर कोई भी जगह पे कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है तो भी ये स्टैंडर्ड पेनल्टी लग जाएगी, तो ये एक ही पेनल्टी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा चैप्टर, कौन सा, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। ये क्विक रिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया है। मैं और भी जो चैप्टर्स हैं स्पेशली लेबर लॉ रिलेटेड, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस एक्ट, ये क्विक रिवीजन करके मैं फटाफट ये चैप्टर में आपको एक रिवाइज करा दूंगा, सो दैट आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए, और ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ।